पहले आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, परिवार का बैकग्राउंड क्या था, ये सब चीज़ों पे। देखिए, मैं आपने अभी कुछ समय पहले बातचीत में कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीन चीज़ों पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए। तो क्या लगता है वर्तमान सरकार इन नौकरियों को लेकर के अपने मुखर है या नहीं? देखिए, 17 के पहले जी, उत्तर प्रदेश की स्थिति और आज 25 मतलब विधानसभा पे एक आरोप लगता रहता है कि यहाँ जो भी नेता है वो भी उभारी है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो हों, चाहे इससे पहले जो विधायक रहे या वर्तमान में जो सांसद है, सब लोग यहाँ के मतलब रहने वाले नहीं है। तो क्या लगता है, या मधुबन विधानसभा में नेताओं की कमी है या यहाँ की जनता यहाँ के लोकल नेताओं को पसंद नहीं करती? देखिए, यह तो व्यवस्था चर्चित मुद्दा चल रहा है राणा सांगा को लेकर के। इससे पहले बाबर का मुद्दा था, उसके बाद औरंगजेब का मुद्दा आया। अब राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के एक सांसद है रामविलास सुमन, उन्होंने राणा सांगा को बताया कि ये गद्दार है। तो क्या वाकई राणा सांगा गद्दार थे या ऐसा है दिमाग की उपज है? बड़ा आश्चर्य होता है। जी, समाजवादी पार्टी, योगी जी का एक बयान आया था कि हमारी सरकार को इतने साल बीत गए हैं और हमारे प्रदेश में भी दंगा नहीं हुआ है। तो उस बात का जवाब देते हैं हम लोग सुगंध फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग इत्र पार्क बना रहे हैं। तो क्या जितने गौशाला खोलने वाले लोग हैं सब दुर्गंध फैला रहे हैं? देखिए, वो तो 100% गौ भक्त विरोधी है। पहला तो अगर गौ से उनको दुर्गंध आती है तो ऐसे लोगों की मानसिकता, वो अपने को यादव करते हैं, वो अपने को श्री कृष्ण के वंशज करते हैं। जिस श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, यूपी टॉप न्यूज के सेशन में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता और भाजपा किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष श्री विनय राय बंटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे यूपी टॉप न्यूज परिवार को, उनके दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहला प्रश्न आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, परिवार का बैकग्राउंड क्या था, इन सब चीजों पे। देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। दौरी घाट के बगल में ठाकुर गांव मेरा गांव रहा। प्राइमरी स्कूल से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और मैंने स्नातक की शिक्षा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। उसी दौरान मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में आया। तत्कालीन समय में कश्मीरी पंडितों के साथ काफी बुरा बर्ताव हो रहा था, काफी उनके साथ अन्याय हो रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। ऐसी घटनाओं का हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहा है। उनकी आवाज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे थे। इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर के मैं, मऊ जिला नया नया बना हुआ था, आजमगढ़ से कट करके इसका संगठन का चुनाव चल रहा था। हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में हमने अपनी राजनीति की शुरुआत किया। अच्छा। और आज भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए, मंडल से लेकर के जिले तक लेकर के, युवा मोर्चा से लेकर के, मेन बॉडी से लेकर के, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व का हमने निर्वहन किया। और मुझे, चूंकि किसान पृष्ठभूमि से मैं था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अपने क्षेत्र में मैं लगभग 80-90 के दशक के बाद से ही, चूंकि किसान परिवार की चुनौतियों को मैं भली भांति जानता था, इसलिए किसानों की समस्याओं को लेकर के मैंने हमेशा संघर्ष किया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे किसानों के बीच में काम करने के लिए भेजा, तो एक किसान नेता के रूप में हमारे क्षेत्र के अंदर पहचान बनी, जो मुझको बड़ा अच्छा लगा। तो क्या माना जाए कि आप राजनीति में इसी वजह से आए? देखिए, राजनीति में तत्कालीन समय में मैंने देखा कि हिंदुओं के साथ काफी दुर्व्यवहार और अत्याचार हो रहा है। जी। उसी समय भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश के अंदर, बोफोर्स कांड जैसे और तमाम मुद्दे छाए हुए थे। तो मुझे भी लगा कि एक समय में भारतीय जनता पार्टी के बैनर से राजनीति करके देश और राष्ट्र की सेवा के लिए कुछ अपना योगदान प्रस्तुत किया जाए। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, अगर जनता आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन लेती है
विधानसभा या लोकसभा में भेजती है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाना चाहेंगे और या जनता के लिए कुछ नया करना चाहेंगे जो अब तक के नेता नहीं कर पाए हैं? देखिए, राजनीति में जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, जी बिजली, पानी, सड़क है, उनके स्वास्थ्य की समस्या है, जी इन चीजों, मूलभूत समस्याओं को, शिक्षा की व्यवस्था है, इन सारे मुद्दों को लेकर के जहां भी हमको महसूस होगा कि यहां हमें खड़ा रहने की जरूरत है, मेरा प्रयास जब जनता की सेवा ही है, तो जनता की हर समस्या को लेकर के जो भी इस क्षेत्र में कमी महसूस होगी उसको लेकर के हम काम करने का काम करेंगे। शेष अन्य भी चीजें जो देश और प्रदेश स्तर पर लगेगा कि नहीं, उससे हमारे क्षेत्र की जनता को जोड़ना चाहिए, उस जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले बातचीत में कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 चीजों पर सरकार को खास ध्यान देना चाहिए, तो क्या लगता है वर्तमान सरकार इन तीनों चीजों पर लेकर के अपने मुखर है या नहीं? देखिए, 17 के पहले जी उत्तर प्रदेश की स्थिति और आज 25 यानी 8 सालों में, जी जी अब मैं तो कहता हूं कि 14 में जब इस देश के लोगों ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसको कांग्रेसियों ने कहा था कि ये चाय बेचने वाला क्या देश चलाएगा, जी जी उसके नेतृत्व में देश के अंदर जब सरकार बनाई, तो जो भी आपने बताया, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जी इन तीनों मुद्दों पर देश और प्रदेश में व्यापक स्तर पर कार्य हुआ है। जी आप उत्तर प्रदेश को ही उठाकर देख लीजिए, जी कुछ चंद मेडिकल कॉलेज थे, एक जो है आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जो है आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई है। लगभग 80 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं, जहां हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं उपलब्ध थी, लोगों को जो जनरली चीजें हैं जैसे कुत्ता काटने की सुई और ये सब चीजें भी उपलब्ध नहीं होती थी, लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता था। आज हम हॉस्पिटल पे जाते हैं, हमारी सरकार ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं कराने का काम किया है। आज आप देखेंगे तो यही आपके गोरखपुर में एम्स, अब आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, ऐसे कई ऐसे काम जो है अपने लोकल क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने किया है। अभी तमाम यूनिवर्सिटियों की स्थापना भी शिक्षा को देखते ही जो है, अभी आजमगढ़ में सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना, ऐसे यानी किस तरह से बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो 17 के पहले इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज था, अराजकता थी, सड़क पर बहु बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी, खुलेआम कोई चट्टी चौराहा नहीं बचा था जहां व्यापारियों की हत्याएं न हुई हो। लेकिन 17 के बाद उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, मैं नहीं कहता कि इक्का दुक्का घटनाएं न घटी हो, लेकिन लगभग 99% अपराधों पर लगाम लगी है। और यही नहीं, अगर किसी ने दुस्साहस अपराध करने का किया है तो बाबा का बुलडोजर गरजता हुआ, उनको तो पुलिस ने ठीक ही किया, उनको भी पूरी तरह से जमींदोज करने का काम किया है। इस तीनों क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछली सरकारों से बहुत ही बेहतर काम किया है। चूंकि आप मधुबन विधानसभा से आते हैं, आपका जो गांव है मधुबन विधानसभा में है जी, मधुबन विधानसभा पे एक आरोप लगता रहता है कि यहाँ जो भी नेता हैं वो बाहरी हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में विधायक जी हैं वो हों, चाहे इसके पहले जो विधायक रहे या वर्तमान में जो सांसद हैं, ये सब लोग यहाँ के मूल मतलब रहने वाले नहीं है। तो क्या लगता है, या मधुबन विधानसभा में नेताओं की कमी है या यहाँ की जनता यहाँ के लोकल नेताओं को पसंद नहीं करती? देखिए, यह तो व्यवस्था पार्टी की अपनी व्यवस्था है जी। अब इसके बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मधुबन वीरों की धरती है, यहाँ न लड़ने वालों की कमी है न लड़ाने वालों की कमी है। यहाँ के लोगों का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो संघर्ष
लोगों का एक संघर्ष का, चाहे मधुबन का आंदोलन हो 1942 का, चाहे यही आप जहां बैठे हैं इससे बगल में स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने जो छुआछूत के खिलाफ जो अभियान चलाया, यह वीरों की धरती है। लेकिन पार्टी की अपनी व्यवस्था है। अब लगता है, मुझे अब विश्वास है कि बहुत जल्द ही मधुबन के लोगों को अवसर मिलने वाला है। 27 में अवश्य अवसर मिलेगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे राशा, एक बड़ा चर्चित मुद्दा चल रहा है राणा सांगा को लेकर के। इसके पहले बाबर का मुद्दा था, उसके बाद औरंगजेब का मुद्दा आया। अब राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के एक सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा को बताया कि ये गद्दार है। तो क्या वाकई राणा सांगा गद्दार थे या ऐसा है कि दिमाग की उपज है? बड़ा आश्चर्य होता है जी। समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है जी। उनके पिताजी ने, आपने सुना होगा, ये बाबरी और औरंगजेब की मानसिकता के लोगों का संगठन है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पिताजी ने भजन कीर्तन करते हुए कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का काम किया था, हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम किया था। इन लोग ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। यह मुसलमानों के भी शुभचिंतक नहीं है। यह बयान रामजीलाल सुमन का बयान नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 17 के पहले के उत्तर प्रदेश में और 17 के बाद आज 8 सालों में जो पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उत्तर प्रदेश की जनता ने फर्क समझ लिया है। इस नाते उनको लगता है कि अब कोई मुद्दा तो बचा नहीं। उन्होंने एक दलित कार्ड, आज कह रहे हैं ना घूम घूम के कि रामजीलाल सुमन जो है दलित थे, इस नाते आक्रमण हुआ। नहीं, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होगी। मैं ऐसे लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो ऐसे नादान बयान देने वालों के खिलाफ आक्रामक होकर के, मैं चाहता हूं कि ये हिंसा के रूप में ये प्रतिक्रिया न हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी चाहती है, उनको पूरा विश्वास है कि एक वर्ग के तुष्टिकरण के चलते वो अब मेरे साथ है। अब किसी भी तरह से हम बवाल करा के, जातिगत उन्माद पैदा करके हम हिंदू को कमजोर करने का काम करें। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, रामजीलाल सुमन के बयान पर, चाहे अखिलेश जी के बयान पर, अगर राणा सांगा नहीं होते, अगर महाराणा प्रताप नहीं होते, अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, अगर छत्रपति शिवाजी नहीं होते, ऐसे गुरु अर्जुन देव जैसे लोग जो जिनको किसी को दीवारों में चुनवाया गया, किसी को आरे से काटा गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। आज ऐसे लोगों की देन है कि आज वो रामजीलाल सुमन है, नहीं तो वो भी रहमान मियां ही होते, अखिलेश यादव भी मोहम्मद बिन कासिम या कुछ और होते। इतने दिनों की गुलामी के बाद अगर हम अपनी संस्कृति और अपने धर्म को बचा पाए हैं तो मैं मानता हूं कि वो भगवान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर भगवान भी सुरक्षित है तो ऐसे लोगों के त्याग और बलिदान के ही चलते सुरक्षित है, जिन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया, जिन्होंने 80 गांवों को सह करके भी युद्ध लड़ने का काम किया और ऐसे बर्बर और क्रूर शासकों के खिलाफ संघर्ष करके लोगों के आत्मविश्वास को बनाए रखने का काम किया, जिसके चलते आज हिंदुत्व जो है इस देश में बचा हुआ है। ये उसको कमजोर करने का प्रयास है। इसलिए इस समय अब चुनाव नजदीक है, इस तरह के अनर्गल बयान इन लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। हर लोगों को पता है कि इनकी मंशा क्या है। ये गोल टोपी लगा करके आज देखेंगे तो ये दिखावा करके कहीं ना कहीं ये इफ्तार पार्टी है उसके करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की राजनीति करती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको हमेशा आजादी के बाद से भी कांग्रेस पार्टी ने भी दबाने का काम किया, हिंदुओं के विरुद्ध काम करने का काम किया। आज भी ये सारे दल एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए। अब
देखते होंगे कि अगर कहीं हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है तो इनके मुंह में जबान में लकवा मार जाता है। लेकिन आज अगर हिंदू अगर कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप कोई बातें होती हैं तो उसको ये मुद्दा बनाने का काम करते हैं, ये सरासर निंदनीय है। आप मूल्यांकन करिए, अभी हमारे पूज्य योगी जी ने कहा अगर हिंदू सौहार्द का प्रतीक है, 100 हिंदू परिवारों में एक मुसलमान है, वह रमजान के महीने में अपना पूरा धर्म शांतिपूर्ण मना सकता है। लेकिन अगर 100 मुसलमान परिवारों के बीच में अगर 10-5 हिंदू परिवार है तो अपने त्योहार नहीं मना सकते। इसका जीता जागता प्रमाण है कि 17 से पूर्व होली और जुमा एक दिन पड़ा था। यही प्रशासन, यही एक व्यवस्था थी कि हाथ में रूल लेकर के लोगों को मना किया गया था कि आप होली नहीं खेलेंगे। लेकिन 17 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो होली भी हुआ, वो क्या बोलते हैं, जुमा भी हुआ, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो उत्तर प्रदेश में सैकड़ों, 5 साल में 815 दंगों का रिकॉर्ड बनाया था अखिलेश की सरकार ने। आज अगर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं तो इससे हिंदू भी खुश है, मुसलमान भी सुरक्षित है। ये लोग दंगा फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से इनके मंसूबा अब आने वाले समय में, अब उत्तर प्रदेश की जनता इनके काले कारनामों को जान चुकी है। अब इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, केवल जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उन्माद पैदा करके इन लोग राजनीति करने वाले हैं, जिसमें इनको सफलता नहीं मिलने वाली। एक सवाल और, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा था, अभी कुछ ही दिन पर, कल ही बोला उन्होंने कहा है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर करड़ी सेना वालों ने इसलिए हमला किया है क्योंकि वो दलित थे। तो क्या इस तरह की घटनाएं पहले घटित नहीं हुई? देखिए, एक चीज बता दें, दलितों के ऊपर आज उनको दलितों से प्रेम दिखाई दे रहा है जी। उत्तर प्रदेश एक दलित महिला को पहली बार जी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाने का काम किया था जी, मायावती जी को जी। उसके पूर्व वह इनके गठबंधन में, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी के गठबंधन में वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन मुलायम सिंह को वह पच नहीं रही थी स्टेट गेस्ट हाउस कांड। आपको याद होगा कि इनके गुंडों ने जाकर के गैस सिलेंडर से चलाने का काम किया, कितना उनके साथ जघन्य काम किया। ये इसका जीता जागता, वो दलित के नाम पर दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा अगर दलित उत्पीड़न का अगर रिकॉर्ड भी उठा करके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न दलित का भेद है, न पिछड़े का भेद है, न सामान्य का भेद है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से चलने वाली सरकार है। न किसी का हम तुष्टिकरण करने वाले हैं, न किसी को विशेष महत्व, सबके साथ समान व्यवहार करने वाली यह सरकार है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर उनके सरकार में कोई अपराध करता था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जात के भेद के आधार पर उनका बचाव करने का काम करता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, सबके लिए बराबर है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता किसी अपराध में लिप्त होता है, उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। जी जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे। बात तो अखिलेश यादव जी की हो रही थी, योगी जी का एक बयान आया था कि हमारी सरकार को इतने साल बीत गए हैं और हमारे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है हिंदू मुस्लिम। तो उस बात का जवाब देते अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सारे दंगाई तो भाजपा में है और सबसे बड़े दंगाई जो योगी जी को उन्होंने सबसे बड़ा दंगाई बता दिया था। तो वो खुद जो है शासन के शीर्ष पर मौजूद है, दंगा इसीलिए नहीं हो रहा है। तो क्या वो सही कह रहा है? देखिए, अखिलेश यादव किसी बातों पे हंसी आती है जी। दंगा होते कहां थे जी। आप अखिलेश जी के शासनकाल को उठा लीजिए, चाहे पूरे आजादी के बाद से आज तक उठा लीजिए, दंगा वही होता है जहां इस्लाम के मानने वाले लोग अधिक होते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में, उनके भी राज्य में भी अगर दंगे हुए
तो सर्वाधिक दंगे उन्हीं क्षेत्रों में हुए, उन्हीं जिलों में हुए जिन जिलों में अल्पसंख्यक समाज की संख्या ज्यादा थी। अभी एक मुद्दा उन्हीं के एक विधायक ने उठाया था, औरंगजेब का। मैंने कहा अभी कि औरंगजेब की मानसिकता के लोग, जो औरंगजेब अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जिसने अपने भाई का गला काट करके अपने बाप के यहाँ परोसने का काम किया, वो कभी समाज का आदर्श बन सकता है? वो कभी नहीं हो सकता। हमको, मैं सबकी बात नहीं करता, अधिकांश मुसलमान भी उसको अपना आदर्श नहीं मान सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी जिसका आदर्श अगर औरंगजेब जैसा व्यक्ति है, तो मैं तो मानता हूं कि मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, अगर जो लोग भी औरंगजेब को अपना आदर्श मानते होंगे, औरंगजेब से सेना लेकर के आया था, कहीं न कहीं निश्चित रूप से औरंगजेब या औरंगजेब की सेनाओं के चलते उनका डीएनए अगर चेक कराया जाए तो औरंगजेब और औरंगजेब की सेनाओं का डीएनए उनके अंदर मिलेगा। जिनके अंदर मिलेगा वही औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले लोग होंगे। सामान्य व्यक्ति, पारिवारिक दृष्टि से भी देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए, चाहे राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए, तो औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता। वह एक क्रूर दरिंदा, बासी दरिंदा था, जिसने अपनी पूरी ताकत हिंदुत्व को मिटाने के लिए किया था, हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को मिटाने का किया था, हजारों मंदिरों को तोड़ करके यहां इस्लाम स्थापित करना चाहता था। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने खौलते हुए तेल में अपने को अपनी आहुति दे दिया, जिन्होंने अपने को, गुरु गोविंद सिंह के उन बच्चों ने जिन्होंने दीवारों में चुनवा करके अपने को, अपने प्राणों की आहुति दिया। राणा प्रताप जैसे लोग घास की रोटी खा करके अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े, आज उनके चलते हम आज सुरक्षित हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको कोट कोट नमन करता हूं कि आज अगर हम अपने धर्म को बचा पाए तो उन्हीं के चलते बचा पाए। एक सवाल और सर, अखिलेश यादव जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है, चूंकि बात उनकी हो रही है तो एक क्वेश्चन और उनसे संबंधित मैं आपसे जानना चाहूंगा। कन्नौज में उनका एक बयान था कि जो लोग दुर्गंध फैलाते हैं वो गौशाला खोल रहे हैं, और हम लोग सुगंध फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग इत्र पार्क बना रहे हैं। तो क्या जितने गौशाला खोलने वाले लोग हैं सब दुर्गंध फैला रहे हैं? देखिए, वो तो 100% गौ भक्त विरोधी है। पहला तो मान के चलिए, अगर गौ से उनको दुर्गंध आती है तो ऐसे लोगों की मानसिकता, वो अपने को यादव कहते हैं, वो अपने को श्री कृष्ण के वंशज कहते हैं। जिस श्री कृष्ण की बंसी पर गौएं, ये हमारे इस देश की पहचान रही, अगर उससे उनको दुर्गंध आती है तो अखिलेश यादव की बुद्धि को, उनके विवेक को मैं 100 बार प्रणाम करता हूं कि भगवान उनकी ऐसी बुद्धि बनाए रखें, ताकि वह जो है निश्चित रूप से, अगर उनकी यही सोच बनी रही तो उत्तर प्रदेश में आजीवन कभी वह सत्ता में आने वाले नहीं है। अब उनको दिक्कत तो कुंभ से थी कि कुंभ एक तरफ वो कहते थे कि ये पैसे का दुरुपयोग है। मैं तो पूछता हूं कि अखिलेश यादव जी, सैफई महोत्सव अब कहां गया? मैं कलाकारों को बुला करके सैफई महोत्सव बनाते थे, आपने प्रदेश को लूटा है। नहीं बड़े भव्य पैमाने पर सरकार की व्यवस्था के तहत आप कर सकते हैं, तो छोटे स्तर पर भी तो सैफई महोत्सव होना चाहिए। अब आप सैफई महोत्सव कराते थे, आज पूज्य योगी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, कुंभ का आयोजन किया, जिसमें भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, विश्व के लोगों ने शिरकत किया है। पूरे दुनिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत की ध्वज पताका को फहराने का काम कुंभ के माध्यम से हमारे पूज्य योगी जी ने करने का काम किया है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या दूरी बनाना चाहिए? देखिए, युवाओं को, बिना युवा के, ये इतिहास गवाह है कि कभी कोई क्रांति नहीं आई है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। युवाओं को
ऐसे युवाओं को जिनके मन के अंदर इस राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव हो, ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में जो तमाम तरह की विसंगतियां और बुराइयां फैली है, उन बुराइयों को दूर करते हुए जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था, जिन्होंने फांसी के देशों अंग्रेजों से इस देश को मुक्ति दिलाने के लिए फांसी के फंदे को चुमा था, उनके मन के अंदर एक भाव था कि हमारी यह कुर्बानी एक दिन रंग लाएगी। जो भारत हमेशा दुनिया का मार्गदर्शन करता रहा, आज पुनः उसी वैभव को प्राप्त होगा। ऐसे नौजवानों की ही जरूरत है जो राजनीति में आकर के भारत को फिर उसी वैभवशाली भारत बनाने का निर्माण करने के लिए राजनीति में आना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या योगी जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? अब देखिए, ये हमारे जैसे कार्यकर्ता का विषय नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। जी। आज पूरे दुनिया में सबसे बड़े सदस्यों की पार्टी है। जी। हमारे तमाम बड़े बड़े नेता इस विषय पर विचार करते हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति, किसी को आप उठा के बैठाएंगे तो वह देश हित की बात करेगा। योगी जी के अंदर राष्ट्र प्रेम कूट कूट करके भरा है। अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता के प्रति एक श्रद्धा का भाव कूट कूट करके भरा हुआ है। वो भी देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो वही काम करेंगे जो हमारे उस कारवां को मोदी जी ने जो बढ़ाया है, उस कारवां को आगे बढ़ाने का काम योगी जी भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस सेशन में आने के लिए। तो ये थे विनय राय बंटी जी, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रखर समाज सेवी, अच्छे वक्ता भी हैं, और इन्होंने हमारे तमाम जो भी हमने प्रश्न पूछा है उस पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखी है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।